हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज सिंपल इंटरेस्ट की 8वीं क्लास है, हम बहुत शांति से पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, इसमें ट्रिक्स पढ़ी हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी ऐसा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल ट्रिक नहीं पढ़ा जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। तो आज बारी है कंसेप्चुअल ट्रिक की। #1 पहली कंसेप्चुअल ट्रिक हम सब लोगों के बीच में हाजिर होने जा रही है। तैयार हैं आप इस कंसेप्चुअल ट्रिक के लिए? तो समझता हूं कि आप तैयार होंगे। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल ट्रिक 1 क्या है कि SI बराबर होता है PRT बटे 100। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है सीधे सीधे कि SI 3 चीजों पर निर्भर करती है। SI P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, SI R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, SI T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब है कि इसका सीधा मतलब है कि अगर आप P को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो SI भी घटेगा, अगर आप R को घटाएंगे तो SI भी घटेगा, अगर आप T को घटाएंगे तो SI भी घटेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप P को बढ़ाएंगे, आप P को बढ़ाएंगे तो SI भी बढ़ेगा, आप R को बढ़ाएंगे SI भी बढ़ेगा, आप T को बढ़ाएंगे SI भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप T को दुगना करेंगे SI दुगना हो जाएगा, आप R को दुगना करेंगे एकदम, ठीक है। अच्छा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। कोई मुझे ये कहता है कि जी 2 आदमी हैं, 2 लोगों को पैसा दिया है, 2 आदमी हैं जिनको पैसा दिया है और उनको P ही पैसा दिया है हमने, और बाद में वो A हो गया है, PA हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अमाउंट सेम दोनों का और P भी सेम। तो मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब SI भी सेम। अब SI 3 चीजों पर निर्भर करती है, PRT बटे 100, लेकिन P सेम होने की वजह से SI अब सिर्फ 2 ही चीजों पर निर्भर करेगी, R इंटू T पे। SI सिर्फ 2 ही चीजों पर निर्भर करेगी, R इंटू T पे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप ये कहोगे कि SI सेम है, सेम मतलब फिक्स्ड है, और SI बराबर है जी R इंटू T के। इसका मतलब आप खुद देखिए कि अगर मैं R को 2 कहता हूँ और T को 3, तो ये 6 आ रही है। तो अगर इसको 3 कहूँगा तो इसको 2 कहूँगा तभी ये 6 आएगी। तो आपने देखा R अगर 2 से 3 हुआ तो T 3 से 2 हो गया, उल्टा हो गया रेशियो। यानी जब 2 चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन R इंटू T अगर फिक्स्ड है तो हम ये जानते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप R को घटाएंगे तो T जो है वो बढ़ेगा। ये बात मानते हैं? या आप कह सकते हैं जी कि अगर आप R को बढ़ा रहे हैं तो T घटेगा, ये भी बात कह सकते हैं। तो यही कंसेप्ट मुझे समझाना था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझ पाए या नहीं, इस पूरी कंसेप्चुअल ट्रिक को आप समझ पाए या नहीं। मैं इसको और एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब मैं ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ऐसे शायद आपको ना बात समझ आए। आपने इतना लिख लिया, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। इतना देख लिया, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। समझाने में मैं कमी नहीं बरतूंगा, जी जान लगा दूंगा, ठीक है। चलो, अब मैंने एग्जाम्पल लिया कि 2 आदमी हैं A और B। 2 आदमी हैं A एंड B, ठीक है। इसने अपना P रुपया उधार दिया है, P उधार दिया, इसने भी P उधार दिए हैं, दोनों ने क्या किया है? उधार दिया, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसने जो उधार दिया है
वो मान लेते हैं 8% की रेट से दिया है। इसने जो उधार दिया है वो 10% की रेट से दिया है, समझिएगा, ठीक है। इसने जो उधार दिया है वो T साल के लिए दिया है, T ईयर्स, और इसने जो उधार दिया है वो T+6 ईयर्स के लिए दिया है, और दोनों का पैसा बाद में A हो गया। दोनों का पैसा बाद में A हो गया, अमाउंट A सेम है दोनों का। ये एग्जाम्पल से समझिए, ये एग्जाम्पल से समझिए, दोनों का क्या है, अमाउंट सेम है। बात समझ आ गई। उसने भी P उधार दिया था, अमाउंट सेम। तो मैंने क्या कहा कि अगर P और ये अमाउंट सेम आ जाएगा तो उस स्थिति में हम ये कह पाएंगे कि जी R का रेशियो मान लेते हैं 8/10 का है, 4/5 का, क्योंकि यहाँ पे RT फिक्स्ड हो गया, इसका मतलब, क्योंकि P भी सेम और A भी सेम। मैं लिख भी देता हूं, आप बोलेंगे यहाँ कि P सेम, A सेम, इट मीन्स SI सेम। SI सेम का मतलब SI में 3 चीजें आती हैं, P सेम है, RT सेम है, यानी दोनों का RT सेम है, RT फिक्स्ड है। तो मैंने कहा कि मैंने ये बात कही कि ये 4 और 5 का रेशियो है, तो मैं T का निकाल सकता हूं। आपने कहा उल्टा होगा, वो 5 और 4 का होगा। तो आप बताइए ये इससे कितने साल ज्यादा ले रहा है, ये वाला बंदा 6 साल, ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है 1, तो 1 की वैल्यू 6 साल है, 4 की कितनी आ गई 24 साल। यही मैंने आपसे पूछा था T की वैल्यू, मैंने आपसे पूछा था T बताओ, तो T की वैल्यू आ गई 24 साल। क्या ये एग्जाम्पल समझ पाए आप? क्या इस बात को आप एग्जाम्पल से समझ पाए? ये पहला सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए, आराम से पूरी चीजें लिखूंगा, आप सवाल पढ़ लीजिए, आप मत करिए। चलिए मान लेते हैं ये सवाल आपसे नहीं हुआ, मैं पढ़ के सुनाता हूं पहले सवाल। सवाल क्या है? सवाल है कि दो बराबर धनराशियों को, बराबर धनराशि है, सुनना, दो बराबर धनराशि मान लेते हैं कि वो P है, और एक को 10% की दर पर उधार दिया गया है, एक को 8% की दर पर उधार दिया गया है एक ही समय पे। पहली धनराशि को दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त कर ली जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले, यानी अगर ये T साल है तो ये T-2 साल के लिए दी जाती है। प्रत्येक मामले में धनराशि सेम प्राप्त होती है, ए दैट इज 36,900। अब P पूछ रहा है क्या होगा। ये पहले मुझे सवाल बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं रेट का रेशियो क्या है, तो आपने कहा रेट का रेशियो है 10/8, रेट का रेशियो यानी 5/4। तो टाइम का कितना होगा, आप इसको चाहें तो नहीं भी लिखें 5/4 तो भी चलेगा इस सवाल में। कैसे? क्योंकि ये 8/10 होगा, तो आप खुद देखेंगे इसको कितने वर्ष पहले प्राप्त किया जा रहा है, 2, और यही 2 की वैल्यू 2 साल है। तो मैं सीधे कह सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड T ईयर और दिस इज कॉल्ड T-2 ईयर। यानी मुझे टाइमिंग पता चल गया जी कि 10 साल है दूसरे वाला और पहले वाला 8 साल है। अब सवाल खत्म हो जाता है। अब सवाल कैसे खत्म हो जाता है? आप ये कह रहे हैं कि P 8% की रेट से, कोई भी एक पकड़ लीजिए, 10 साल 36,900 हो जाता है। यही कह रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 8% 10 साल कितनी ब्याज होगी, तो आप कहेंगे जी 80% होगी। यानी अगर मैं P को 100 मानता हूं, अगर मैं P को 100 मानता हूं तो 80% की दर से ये 180 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? 180 हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ। आपने कहा कि जी 180 की वैल्यू ये है, ये 180 की वैल्यू है। तो मैंने कहा एक की कितनी होगी, तो आपने कहा 18 दूनी 36, ना जाने की 0, 18 में 5 90, एक की वैल्यू आ गई 205। एक की वैल्यू 205, तो 100 की कितनी होगी? आपने कहा 205 से गुणा कर देंगे, 205 पे 2 0 आ जाएंगे, 20,500। क्या मैंने सवाल बताने में कोई कमी की? जो मैंने बेसिक आपको सिखाया कि इन सवालों को, वो कोई नई चीज नहीं थी। अगर मैं आपको सच मायने में कहूं तो ये कोई नई चीज नहीं थी जो मैंने बताई है।
ये एकदम सिंपल सी बात थी, बस मैंने आपको विजुलाइज कराई चीज, मैंने आपको विजुलाइज कराई। 100 मान के ही बताया, आप झूठ बोल रही हो, मैंने 100 मान के ही बताया। देखो आप तो देखती नहीं हो ना, बात ये मैंने 100 मानकर ही बताया है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं इसे पूरा नहीं लिखूंगा। मैंने क्या कहा कि रेट का अनुपात क्या है, 8/4 2/1। टाइम क्या होगा, 1/2। पहले वाला कितना पहले वसूला जा रहा है, 1। 1 की वैल्यू 2 साल है, तो मैं समझ गया कि 8% 2 साल के लिए है। 8% अगर 2 साल के लिए है तो ये रेट और ईयर के साथ 16% ब्याज आ गई, तो ये 116% बन गया। इस 116 की वैल्यू गुरु दे रखी है 145 पे 2 जीरो, 29 से कट जाएगा, 29 चौका 116, 4 की वैल्यू 500 आ रही है, 1 की निकाल रहा हूं 125 आ रही है। अगर 1 की वैल्यू 125 है तो 100 की कितनी होगी, तो आपने कहा 125 से गुणा कर लिया। आपको नहीं लगता कि जो तरीका मैंने बताया ये सरल और सिंपल है? और ऐसा नहीं है कि उस पर एक ही बार सवाल आके रह गया। आपने देखा ये सवाल पेपर में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, और भी आए हुए हैं, तो सवाल तो पेपर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं बताता हूं फिर, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, मेरे पास बहुत तरीके होते हैं। पी एक बार 8% की रेट से 14,500 हो जाती है, वही पी 4% की रेट से भी 14,500 हो जाती है। अगर ये टी साल है तो ये T-2 है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या पढ़ रखा है, मैं जानता हूं अमाउंट बराबर होता है अब देखिए ये कह रहे हैं कि जी अमाउंट होता है P और 1 प्लस RT/100, यही होता है। ये तो मानते हैं अमाउंट यही होता है, 1 प्लस RT/100। ठीक है, चलो, तो आपने कहा कि जी जो 14,500 है वो बराबर है P 1 प्लस R कितनी है 8 और T-2/100 बराबर है P 1 प्लस 4T/100। दोनों बार मैंने निकाल दिया। P से P कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, और 100 से 100, 1 से 1, 100 से 100, 4 से 8, 2 बार। तो आपने देखा 2T-4 बराबर T आ जाएगा। T कितना आ गया जी, 4 आ गया। T 4 आ गया। अब ये T4 में यहां रख देता हूं, देखो 14,500 बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस 8, T4 रख दिया तो 2/100। आपने देखा 8 दूनी 16, तो ये P आ रहा है 116/100। आपने कहा ये 29 और ये 25 बार कट गया, 29 से ये 500 बार कट गया, तो P आ गया 500 गुणा 25। आपको ऐसे तरीके पसंद हैं रद्दी? अगर आपको ऐसे रद्दी तरीके पसंद है तब आप सिलेक्शन की तरफ नहीं है, टाइम पास की तरफ है।
सिंपल आर निकाला हमने, आर देखा तो आर का रेशियो आ रहा है जी 12/11। तो टाइम का कितना होगा 11/12। आपको पता है पहले वाला दूसरे महीने से 3 महीने पहले चुका दिया जाता है, यानी एक की वैल्यू 3 महीने है, 12 की 36 महीने होगी, 36 महीने का मतलब 3 साल होगी। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि मैं अगर 100 रुपये उधार लूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% रखूं, नीचे वाली का टाइम है ये, समय 3 साल, तो ये 33% ओवरऑल हो गया, 133 हो जाएगा ये। और इस 133 की वैल्यू सवाल के अंदर 15,960 है। 133 की वैल्यू ये है तो 19 से कटेगा जी, या 133 से भी कट रहा है, 133 से भी कट रहा है जी। 133 एकम 133 बचेगा 6 और 2, 266, 2 बार 120 बार कट रहा है। एक की वैल्यू 120 है, 100 की कितनी होगी 12,000। क्या मैं कह सकता हूं 12,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मृणाल ठाकुर बैट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये कितना सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है। बताओ आप गलत कह रहा हूं तो। आर और टी का रेशियो उल्टा क्यों हो रहा है? इस बच्चे ने बड़ा सवाल कमाल का पूछा है। मैं बेटा ये कह रहा हूं एसआई, बेटा आप नकली हो बट कोई बात नहीं, कोई होता है। एसआई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। आप कह रहे हो कि पी मैंने उधार दिया R1 पे और T1 पे, और P मैंने उधार दिया R2 पे और T2 पे। तो SI जो है दोनों केसेस में फिक्स आई X। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने पहले इस केस में निकाली, तो आपने कहा X बराबर होगा P R1 T1 बटे 100। दूसरे केस में X बराबर P R2 T2 बटे 100। अब आप खुद बताओ ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि PR1 T1 भी 100 आ रहा है, PR2 T2। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये जो R2 T2 है ना, ये सेम आ रहा है दोनों का। मान लेते हैं हो सकता है R1 T1 6 आ रहा हो, तो फिर तय है कि R2 T2 भी 6 आ रहा हो। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो आप इतना जरूर कह सकते हो कि ये हो सकता है 2 आ रहा हो, ये 3, तो फिर ये 3 आ रहा होगा और ये 2। तो आपने खुद देखा कि रेशियो क्या है यहाँ पे, R1 R2 का 2 3, वहीं T1 T2 का क्या है 3 2। उल्टा है कि नहीं? उल्टा है कि नहीं? आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो। अगर आप इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वल कर दो, इन दोनों को आपने इक्वल कर दिया, अगर ये इक्वल किया 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, तो आपने देखा R1 T1 बराबर R2 T2 आ गया। आपने देखा कि जी R1 अपॉन R2 उल्टा आ रहा है T2 बटे T1 का। तो आपको नहीं लगता अगर R1 अपॉन R2 किसी स्थिति में 3/2 होगा, तो T2 अपॉन T1 भी 3/2 होगा, यानी T1 अपॉन T2 2/3 होगा। उल्टा है या नहीं? कैसे समझाऊं और बताओ? 36 तरीके से तो बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर भी ना समझ पाओ तो गॉड नोज, भगवान मान ले के भैया। कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई, दर अब पिछले के 2/3 है और समय पिछले के 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये है। पहली बार में क्या ब्याज मिला? बड़ा सिंपल है सवाल। तो आपको पता है कि SI, देखिएगा ये कलर, हाँ, डिपेंड करता है 3 चीजों पे, P R और T पे। ठीक है, मैं अगर P की बात करूं, ठीक है, अगर मैं P की बात करूं, मैं R की बात करूं, मैं T की बात करूं और तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, तो वही बात SI की हो जाएगी। ठीक है भाई, वही बात क्या हो जाएगी? SI की हो जाएगी। देखो अब P आप अगर देखोगे ध्यान से, तो राशि में 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या है? 1/5, यानी प्रिंसिपल 5 से 6 हुआ है। पहले प्रिंसिपल 5 था, अब 6 हुआ है। R अब पिछले का 2/3 है। अगर पहले 3 थी तो अब 2 है, क्योंकि 2/3 है। समय पिछले का 6/5 है, यानी
अगर समय पहले 5 था तो अब 6। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले ब्याज इस हिसाब से निकलेगा और अब ब्याज इस हिसाब से निकलेगा। तो आप मुझे कह सकते हैं 5 तिया 15 पंजे 75 रुपये ब्याज है पहले। अब 6 दूनी 12 छिंग 72 रुपये ब्याज है। मैं चाहता तो इसको कट कर लेता। आप कहेंगे कैसे? मुझे मालूम है कि मुझे रेशियो ही चाहिए फाइनली तो मुझे रेशियो ही चाहिए, पहले वाली ब्याज और अब का। तो मैं इसको 3 से काट लेता 2 बार। तो आप कहते जी पहले ब्याज 25 थी और अब ब्याज 6 चौक 24 है, अब ब्याज 24 है। तब आप कहते कि जी साधारण ब्याज अभी 2400 है, तो पहले 2500 रही होगी। तो पहले ब्याज कितना मिल रहा था ये बताना। आप बताओ क्या मैंने अच्छे तरीके से नहीं समझाया एकदम? पहले का प्रिंसिपल बाद का प्रिंसिपल, पहले की रेट बाद की रेट, पहले का टाइम बाद का टाइम, पहली ब्याज 25 अभी ब्याज 24, सवाल में 2400, 25 की जगह 25। बोलो एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी। रेशियो निकाल दिया हमने, कुछ किया ही नहीं हमने। चलिए अब अगले टाइप के सवाल करते हैं, जिस टाइप के सवाल आपने प्रॉफिट लॉस में भी किए कि अगर 1/2 पे लाभ इतना है, उस पे उतना है। तो सिंपल वाले सवालों को खत्म करते हैं और एक सवाल से डायरेक्ट समझते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि कल को कोई हमें कहे कि एक आदमी 1/2 पार्ट पे अपने प्रिंसिपल के 1/2 पार्ट पे 6% ब्याज लेता है और बचे हुए 1/2 पार्ट पे 8% लेता है। और हमसे कोई पूछ ले कि भाई ओवरऑल बताओ कितनी ब्याज होगी, तो मैं कहूंगा कि जी पहले पार्ट पे 6%, आधे का 6%, दूसरे पार्ट पे आधे का 8%, तो 3 + 4 = 7%। तो ये ओवरऑल ब्याज आ गई। ये क्या आ गई जी? ओवरऑल ब्याज। 3 + 4 = 7 क्या आ गई? ओवरऑल ब्याज। ठीक है, मान लेते हैं और हिस्से हों। एक और एग्जांपल ले लिया कि 1/3 हिस्से पे पर 6% दे दी किसी ने, 1/4 हिस्से पर 8% दे दी और शेष पर 24%। तब बताओ ओवरऑल ब्याज क्या होगी? तो हमें ये शेष निकालना पड़ेगा पहले कि शेष कितना होगा। तो आप कहेंगे कि जी पहले 1/3 और 1/4 को जोड़ता हूं तो 4 इधर जाएगा और 3 उधर, ये 7/12 आ जाएगा। 12 में 7 ऑलरेडी हो चुका है तो शेष होगा 5/12 और इसका 24% है। तो यहाँ से मुझे 10% ब्याज मिल जाएगी। 4 दूनी 8, यहाँ से मुझे 2% ब्याज मिल जाएगी। 3 दूनी 6, यहाँ से भी मुझे 2% ब्याज मिल जाएगी। 10 और 4 14% ओवरऑल ब्याज मिलेगी। तो कभी इस तरीके से कोई सवाल आएगा तो कर पाएंगे कि ओवरऑल ब्याज कितनी होगी? देखो भाई कुछ था ही नहीं सवाल में, ये इतना था। ओहो, ये तो सवाल इंग्लिश में गलत हो गया, थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। फाइंड ओवरऑल रेट पूछ रहा है, ठीक है। आपने देखा जी 1/3 मैंने 6% पे दिया है, 1/6 मैंने 18% पे दिया है। अब कितना दे दिया है एक बार जोड़ के देख लें। 1/3 + 1/6। आप सोचते होंगे मैं जल्दी कैसे जोड़ देता हूँ। मैं ना इसको 2/6 बना लेता हूँ मन मन में, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, तो ये 3/6 यानी हाफ आ जाता है। अगर ये दोनों हाफ हो चुके हैं तो शेष हाफ बचा है जिसको मैंने 12% पे दिया है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 2 6 12, 6 और 3 9 और 2 11% रेट आ गई ओवरऑल। बताओ इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो सकता है? रमेश ने साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि का 40% उधार दिया। उन्होंने शेष का 50% 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया और बाकी राशि 18% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी। कुल योग पर वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा अलग सवाल है,
यहाँ पे फ्रैक्शन ना देके परसेंट दे दिया है। 40% पैसा जो उधार दिया गया है वो दिया गया है 15% रेट पे। उसके बाद बचा कितना, 60% का 50% यानी 30%। 60 का 50% आधा होगा, 30% दिया है 10% की रेट। बाकी राशि कितनी बची, अब 40 तो एक हो चुकी है भाई, 30 एक 70, तो बची 30 ही है, बचे हुए 30 रिमेनिंग 10% की दर पर, यही है नहीं 18%। अब मैंने कहा इसका फ्रैक्शन बनाते चलते हैं, तो आपने कहा 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5 15% की रेट पर, प्लस 30% का फ्रैक्शन 3/10 10% की रेट पर, प्लस ये भी 30% 3/10 18% की रेट पर। आपने देखा कि 5 तिया 15 3 दूनी 6% तो यहां से आ गया, प्लस 0 से 0 कट गया 3% यहां से, प्लस 18 तिया 54/10 5.4% यहां से, 6 और 3 9 और 5 14.4%। क्या कोई बच्चा निकाल पाया था? देखिए अब पहले ना ओवरऑल रेट निकाल लेते हैं। ओवरऑल रेट आपने कहा 1/3 गुणा 3%, 1/6 6%, बचा हुआ 1/2 8%। पीछे निकाला था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 1/2। आपने कहा 3 से 1 प्लस 1 प्लस 4, रेट आ गई 6%। अब ये पूछ रहा है कि इस हिसाब से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानूं तो 2 वर्षों में 6% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12 ब्याज हो जाएगा। ऐसा ही कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी ऐसा ही हो जाएगा 12, नहीं नहीं नहीं, हाँ 12 की वैल्यू कितनी हो गई जी 600 रुपये, तो एक की कितनी हो गई 50, 100 की कितनी होगी 5000। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे हमने पहले रेट निकाली फिर वहां से ऐसा ही निकाल दी। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 12 से ही 1/2%, तो मैं ये कह रहा हूं ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 से 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, प्लस 1/4 हिस्सा 14 से ही 2/7 पे यानी 1/7, प्लस शेष हिस्सा, अभी हमारी आपकी बात हुई थी शेष हिस्सा, जैसे एक हिस्सा है 1/3, एक हिस्सा है 1/4। अब शेष निकालना है तो ये 1/3 और 1/4 इसमें से घटाने पड़ेंगे, तो एक एलसीएम ले लिया 12, 12 माइनस 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 5/12। जैसे एक लड़के को यही डाउट था कि 5/12 कैसे आ रहा है, कितने पे दिया है आपने 16 से 2/3 यानी 1/6। अब देखिए थोड़ा परेशान करने वाला सवाल बन गया कि भाई ब्याज आ रही है 1/24 प्लस 1/28 प्लस 5/72, तो मैंने कहा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपने कहा 72 ले लीजिए, 7 और आएगा बस, इसमें 7 नहीं आया एलसीएम में। 24 तिया 72, 7 तिया 21, 28 में 7 चौक 28, 18 चौक 72 और 7 पंजे 35। ये कितनी आ गई जी 56 और 18, 56 और 18 कितने होंगे मैम, 56 और 4 60, 74, 74 मतलब मैं सीधे लिख सकता हूँ 37/36 गुणा 7, ये आ गई ब्याज। ये ओवरऑल ब्याज है, फ्रैक्शन में है और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 180.9। मुझे तो 37 भी गलत लग रहा है, सवाल सही है ये, किसी का उत्तर आया इस सवाल का, इस सवाल में गलती लग रही है कुछ, इसको कट कर देते हैं। किसी बच्चे ने और किसी तरीके से इस सवाल को किया है तो वो भी समझ रहा होगा गलती है सवाल में। 2
59 कर लीजिए इसको, या 25.9 कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है दोनों में से। 259, ठीक है। तो 259 इसकी वैल्यू दे रखी है। आपने देखा कि जी ये कितने से कट गया, 37 से 7 बार कट गया। अब आपको पता है कि अब 100 की वैल्यू नहीं निकालनी, एक की निकालनी है, क्योंकि हम फ्रैक्शन मान चुके हैं। तो ये 36 गुणा 7 गुणा 7, 36 सत्ते 252 सत्ते 1764, ये आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन बना देते हैं 1764 का। सवाल में कटिंग पसंद नहीं है तुम्हारे भाई को, इसीलिए वो तुरंत चेंज कर देते हैं बिना काटे। एक व्यक्ति को इसके धन के 1/4 भाग धन पर 7.2% साधारण ब्याज, शेष बचे धन के 2/5 धन पर 5.3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। शेष बची धनराशि पर 5.8% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्षों के पश्चात व्यक्ति को 82,600 रुपए प्राप्त हुए, तो उसका प्रारंभिक निवेश कितना था? अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 1/4 भाग पर 7.2% ब्याज है, खुद कह रहा है। अच्छा, अगर 1/4 भाग ले लिया तो भाग कितना बचा? 3/4। अब इस 3/4 के इन्होंने 2 भाग किए हैं, ध्यान से सुनना कौन कौन से। इन्होंने कहा है कि जी बचे हुए भाग का 2/5, यानी 3/4 का एक तो आपने लिया 2/5 भाग, तो फिर 3/4 का कितना भाग बच गया? तो आप कहेंगे 2/5 ले लिया तो 3/5 बच गया और शेष। ये आप समझ गए मैं कैसे कर रहा हूं डायरेक्ट? मैंने कहा 4 में 1 ले लिया तो 4 में 3 बच गया। अब जो 4 में 3 बचा है उसका 5 में 2 लेना है, तो 5 में 3 बच जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है जी, इसकी दर क्या दी है? तो आप बोलेंगे इसकी दर दी है जी इन्होंने 5.3%। दूसरे वाली की कितनी दी है शेष की? 5.8%। बड़ी गंदी गंदी दरें हैं, बट करना पड़ेगा हमें, तो बच थोड़ी सकते हैं। 4 से इसको भाग लगाया, कितनी बार कटेगा 4 से? 2.4। तो पहली वाली दर आ गई 2.4% प्लस प्लस दोस्त, ये 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो ये 10 आ जाएगी। 5 दूनी 10 से ये 0.3 बार कट जाएगा। रुको किसी और कलर की कलम से काटता हूं। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, फिर 5 और 2 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1.59% आ जाएगी। ठीक है, ये जी किसी से कटेगी? 5 चौक 20 ही आ रही है, पहले 2 से काट लो 2.9, फिर ये 2 से कट जाएगी। 5 और 2 से ये कितनी बार कटेगी? 0.3 बार, तो ये आ गया 0.3, और 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा 0.9 की गुणा इससे और होनी है, तो 9 नीम 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 1.91% ये आ गया। आप सोचो आप 100 मानते तो और कितना घटिया होता। हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से घटिया हो रहा है। अगर आप इन सबको जोड़ें तो आपने इस 9 को इसमें जोड़ा तो ये 2% पूरा हो गया, और यहाँ 1.5 रह गया, तो 2 और 1.5 कितना हो गया? 2.5% तो ये है, और 2.4 ये है, तो 2.5 और 2.4 4.9% ओवरऑल ब्याज है। अगर इस सवाल में सिर्फ ओवरऑल ब्याज रेट पूछा होता तो मैं कह देता 4.9%। एक बच्चा कह रहा 1.8 होगा सर, नहीं कोई गलती की मैंने कैलकुलेशन में? नहीं भाई, बिल्कुल गलती नहीं की। पहला 1.8 होगा। 18 चौक 72 होते हैं ना? अच्छा, 18 चौक 72 होते हैं 1.8। तो आपने कहा कि जी 2.5% तो ये हो गया, 2.5 हुआ है, ये 3 हुआ है मुझे लगता है, 2 और 1 3, 3.5% और 1 4.5 और 8 5.3% आ रहा है। 5.3% आ रहा है, ओवरऑल रेट आ रही है 5.3%। यही आ रही है दोस्त, देखना जरा, ओवरऑल 5.3% ही आ रही है, तो 2.61 आ रहा है ये कैसे हमारी कैलकुलेशन गलत हो रही है? 2
2.61% आ रहा है। अब 2.61% का मतलब कितना हो गया, देखो एक लिया बस इसका, तो ये 1.6 आ गया। 1.6 और 2.6, 4.2 और 1.8, 6% आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, इतना टिपिकल तो नहीं आना चाहिए था। अब आप कह सकते हैं कि जी 100 रुपये 3 साल और 6% से 18% ब्याज आएगी, यानी वो कितना हो जाएगा 118। हुआ कितना है सवाल में, 118 की वैल्यू 82600 है। 82600 है, ठीक है। 118 से ये कितनी बार कट रहा है, तो आप कहेंगे 700 बार कट रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। बहुत अच्छा सवाल था और हमने अच्छे से तोड़ा, कोई खास कैलकुलेशन नहीं की। अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो ब्याज की दर होगी वो 7.2 से छोटी होगी। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने पीछे जो सवाल किए हैं, लाइक कहाँ से शुरू किया हमने करना है, जैसे आप यहाँ से शुरू किया तो आपने एक चीज देखी कि पहले वाली रेट 6 थी और दूसरे वाली 8, तो उत्तर आया 7। उत्तर हमेशा बीच में होगा। जैसे यहाँ पे रेट है 6, 8 और 24, तो उत्तर 24 से बड़ा नहीं हो सकता और 6 से छोटा नहीं हो सकता। देखो बीच में है 14। कोई भी सवाल देखना आप, जैसे ये 6, 18 और 12, तो उत्तर 6 और 18 के बीच में होगा। 6 और 18 के बीच में ही आ रहा है 11%। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कभी ऑप्शन से करना हो। जैसे ये सवाल है तो 15, 40 और 18, तो आपको पता है कि 40 और 10 और 18, तो उत्तर क्या होगा, 40, 10 और 18 के बीच में होगा, तो 14 है। कभी ऐसे नहीं बढ़ेगा उत्तर। जैसे इस सवाल में ओवरऑल ब्याज 3, 6 और 8 थी, तो ओवरऑल कितनी आई है, 6। कोई भी सवाल देखोगे आप, जैसे 12.5%, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, तो उत्तर 36/36 गुणा 7 भी इसके बीच में होगा। कोई भी आप ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 7.2, 5.3, 5.8, तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि इनके बीच में ही होगी। इसके बीच में आप 6, 6.5 लेके कर सकते हैं, तो ऑप्शन दूर दूर है, तो बात बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1/2 20% पे दोस्त, 1/2 20% पे प्लस शेष राशि का 25%। अब आप समझिए 1/2 का शेष हो गया 1/2 और उसका 25% यानी 1/4। गलत लिखा हुआ है, सवाल ही गलत लग रहा है मुझे तो। 1/5 ऑफ द सम है, यहाँ पे करेक्ट कर लो। ये 1/, करेक्ट क्या लिखना ही पड़ेगा मुझे, तो आज ऐसी फैसिलिटी है कि 1/5 ऑफ द सम इज लेंट एट द रेट ऑफ 25%, यही है। द रिमेनिंग सम इज 10%। ठीक है, ठीक है। चलो, आपने देखा कि जी 1/5 राशि को आपने कितने पे दिया है, 25% पे। अब शेष निकालना है, तो शेष कैसे निकालते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं शेष कि मन मन में आधे का मतलब 50%, 1/5 का मतलब 20%, तो फिर शेष कितनी बची, 30%। तो आप 3/10 डायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है, आपको ऐसे नहीं करना, तो आप एक में से 1/2, 1/5 घटाइए, एलसीएम लीजिए 10, 10 - 5 - 2, 3/10 आ गया जी। ठीक है, तो 3/10 को आपने किसने पे दिया है, शेष को। पूरा सवाल ही गलत किया गधों ने। द रिमेनिंग अमाउंट इज लेंट एट, ये 2/5 गलत दे दिया, ये है ही नहीं, कहीं कहीं सीन में नहीं है। है ही नहीं कहीं ये।
ठीक है, तो 3/10 जो शेष राशि है उसको 10% पे उधार दिया है। पूरे सवाल का कचरा कर देती है टीम, इतनी मेहनत हम लगाते हैं। 2 से कट गया 10% बार। बोलना थोड़ा तमीज में कि इतनी गलतियां कैसे हो रही हैं, बहुत नाराज हो रहे हैं सर। 10 + 5 + 3 यानी 18%। 10 + 5 + 3 कितना हो गया? 18% ब्याज आ गई टोटल। अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए होते, 100 रुपए उधार लिए होते और 2 वर्ष में अगर आपको ब्याज 18% के हिसाब से मिलती तो 36 रुपए ब्याज मिलती, जिसकी वैल्यू सवाल में 360 दे रखी। प्राप्त साधारण ब्याज 360 है, तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होती? 1000। यही उत्तर है। 100 की वैल्यू कितनी होती? 1000। यही उत्तर है। एक निश्चित धनराशि का 1/6 भाग 36% ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। शेष राशि का 1/5 भाग 42% ब्याज दर पर ऋण पर दिया गया है। तो आप कहेंगे कि जी एक निश्चित धनराशि का 1/6 भाग 36% पे उधार दिया, शेष राशि का 1/5 भाग। तो देखिए शेष राशि है कितनी ये समझिए आप पहले। तो आप कहेंगे 6 में 1 हो गया है गुरुजी, शेष राशि है 5/6। आप कह रहे हैं कि इस 5/6 का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने पे दिया गया है? 42% पे। ठीक है, अब बचा कितना वो देखिए। तो आप कहेंगे कि इस 5/6 का आपने 1/5 ले लिया, बचा कितना? 4/5। इसको कितने पे दिया है? 18% पे। 18% पे, ठीक है, 18% पे दिया है। यदि 3 वर्ष के लिए कुल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 1725 रुपए हो तो धनराशि कितनी है ये बताना है। ठीक है, आप देखेंगे जी 6 7 42 और 6 तिया 18, 5 से 5 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 6 चंग 36। आप देखेंगे 6 तो ये आ गया, 7 ये आ गया, 6% + 7% + 4 तिया 12% बराबर आ रहा है जी 7 और 6 13 12 25% ब्याज आ रही है ओवरऑल। आसानी से निकल आई, जबकि ACIU में अच्छे सवाल आते हैं। अब 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर 100 रुपए राशि है 3 साल में 25% से कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे 75% मिलेगा गुरुजी। इस 75% की वैल्यू 1725 है। 25 से भाग कर दूं, बोलो, या 3 से करूं तो चलेगा? तो आपने कहा 3 से कर दो ताकि 25 की निकल आए। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। 4 से गुणा कर दूं तो 100 की निकल आएगी। 2000 तो ये और 300 ये 2300। यही आंसर है। 100 की पूछ रहा था, यही आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई माई का लाल है ऐसा जिसको दिक्कत हुई इस सवाल को करने में, या आगे कभी होगी? चले एक सवाल आपको होमवर्क में, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सवाल कल हम डिस्कस करेंगे और कैट में आया हुआ सवाल है। जैसे कई लोगों को लगता है कि इस बैच में मैं कैट के सवाल नहीं करा रहा या बैंक के सवाल नहीं करा रहा, तो उनकी शिकायत के लिए मैंने आज ये सवाल सेलेक्ट किया। तो ये सवाल हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल कोशिश रहेगी कि खत्म करने की तरफ बढ़े। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।